अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। बेटा आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 32 इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लें यहाँ पे, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी। टोटल इसके 6 पॉइंट्स बन रहे हैं, इसमें से कुछ भी कटिंग नहीं है। ठीक है, अगर शॉर्ट में आपको आ जाता है 2 नंबर का तो आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं, कोई से भी 2 पॉइंट्स लिख दें। ठीक है, और अगर लॉन्ग में आपको आ जाता है तो आपने 6 के 6 पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो थे वो थोड़े मुश्किल थे, उनके मैंने मीनिंग्स ऊपर लिखे हैं, आप लोग भी साथ साथ मीनिंग्स लिख लें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? जैसे बायोडाइवर्सिटी है तो बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग बीइंग्स के अंदर वैरायटी होने की वजह से ह्यूमंस की फूड में भी इजाफा होता है। अगर तो एनिमल्स हैं, अगर उनकी वैरायटी है और वो हलाल हैं, ठीक है, तो वो भी ह्यूमन की फूड में इजाफा है। और अगर प्लांट्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं या वेजिज़ हैं, तो दोनों के केस में ह्यूमन की जो फूड रहती है वो प्रोवाइड की जाती है बायोडाइवर्सिटी की वजह से। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डिराइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। सिग्निफिकेंट का मतलब है अहम, प्रोपोर्शन का मतलब होता है ख़ास मकदार जो होती है उसका तनासुब जो होता है ड्रग्स का। जो मेडिसिन हमारी बनती हैं ज़्यादातर यहीं से बनती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। चाहे वो एनिमल की लाइफ से है, चाहे वो प्लांट की लाइफ से हमें मिल रही है। डायरेक्टली कुछ इस्तेमाल हो जाती हैं, कुछ इनडायरेक्टली, जैसे कुछ जड़ी बूटियाँ उनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं पीस के अपनी अद्वियात में। ठीक है, अब कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़ी जहरीली ज़्यादा होती हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पॉइजन से बहुत सी मेडिसिन बनती हैं। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल। बहुत से इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है वो भी हमें यहीं से मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से। बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, फाइबर्स कहते हैं रेशे को, और रेशे होते हैं जैसे आप कह लें फ्रूट्स के अंदर भी होते हैं। ठीक है, रेशेदार फ्रूट्स होते हैं, और कुछ हम लोग क्लॉज के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमें ये बायोडाइवर्सिटी से हासिल होते हैं। डाइज मिलते हैं हमें, कलर्स मिलते हैं, रेजिन्स कहते हैं गम्स को। फिर यहाँ पे गम्स लिखा हुआ है। बहुत से ऐसे ट्रीज़ है जहाँ से आपको ना एक सिक्रीशन निकलती हुई नज़र आती है, उस सिक्रीशन को गम कहते हैं। एडहेसिव्स, चिपकने वाली चीज़, ये भी दरख्तों में से निकलती है। ये तीनों एक ही टर्म है लेकिन डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ वाइट कलर का मटेरियल होता है, कुछ जिस तरह का शहद होता है ना उस तरह का नज़र आता है दरख्तों में से निकलता हुआ। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये भी एक बड़ी नेमत होती है जो हमें डायरेक्टली प्लांट से वो चीज़ मिल रही होती है। रबर मिलता है, एंड ऑयल, और ऑयल भी, ऑयल आप जैसे आपने लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, लास्ट हमारा टॉपिक था मस्टर्ड प्लांट का, उसके सीड से हम ऑयल निकालते थे। ठीक है, तो ऑयल आर डिराइव फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 4, बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहते हैं माहौलियाती निज़ाम को। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोसिस्टम, जो माहौलियाती निज़ाम है उसको रखने में। ठीक है, उसको बरकरार रखने में, उसको मेंटेन रखने में। किस तरह होता है ऐसा? यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं कोट करूँगी, आप लोग इसको समझिएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बहुत बड़ा सारा एरिया है, उसमें सारे एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, अब ग्रासलैंड में वो शेर भी रहेगा, और ग्रासलैंड में वो जो है बफलोज वो भी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जानवर हैं जो जिनमें से कुछ घास खाने वाले होते हैं ग्रासलैंड्स में, और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो लंबे लंबे जहाँ पे दरख्त होते हैं वहाँ पे रहते हैं, वो दरख्तों के पत्ते खाते हैं। ठीक है, अगर सारे एनिमल्स सिर्फ घास पे ही फीड करते, सिर्फ घास ही खाते, तो क्या घास जल्दी ख़त्म ना हो जाती? घास जल्दी ख़त्म हो जाती और एनिमल्स जो है वो मरना शुरू हो जाते। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने किस तरह डिवाइड किया, बहुत से एनिमल्स हैं, उनमें से आधे एनिमल्स घास खाते हैं, आधे एनिमल्स दरख्तों के नीचे वाले पत्ते खाते हैं, और आधे एनिमल्स दरख्तों के सबसे ऊपर वाले पत्ते खाते हैं अपनी लंबी गर्दन होने की वजह से। ठीक है, और कुछ एनिमल्स घास खाने वाले जानवरों को खाते हैं। इस तरह से हमारा निज़ाम चल रहा है। अगर तो हमारे निज़ाम में वैरायटी ना होती तो मे बी ये पॉसिबल ना होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 5, इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। रेगुलेटिंग किसको कहते हैं? दुरुस्त करना हमारे निज़ाम के अंदर जो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री असल में होती क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द मैटर। ठीक है, मैटर को आप स्टडी करते हो, उसकी जो चीज़ें बदलती हैं, उसकी हालतें बदलती हैं, उसकी बारे में सारी स्टडी को आप केमिस्ट्री कहते हो। तो जो केमिस्ट्री है हमारी एटमॉस्फेयर की और वाटर सप्लाई की, उसके अंदर चेंजेस लेके आना, और अगर कोई चेंजेस बहुत ज़्यादा
आ गए हैं वो जो नुकसानदेह हैं उनको दुरुस्त कर देना, उनको ठीक कर देना, उनको रेगुलेट करना, तो इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपके पास पॉइंट है, बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग द फर्टाइल सॉइल। बायोडाइवर्सिटी सॉइल को रिसाइकलिंग में भी बहुत हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमारे पास सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है और जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के, जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं। अब होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है या बहुत सख्त हवा चलती है, तो जो ऊपर वाली लेयर होती है ना मट्टी की, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से वो ऊपर वाली लेयर बह जाती है। ठीक है, वहाँ से निकल जाती है और नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है। जो रिच न्यूट्रिएंट वाली लेयर होती है वो ऊपर से निकल जाती है और वो इसी तरह जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है या रिवर्स के अंदर या डैम्स के अंदर, वो जाके पानी सारा मिट्टी वाला गिरता है और वहाँ पे मिट्टी नीचे बैठ जाती है, जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब वहाँ से ऊपर से वो लेयर उतर गई, वो न्यूट्रिएंट्स वाली जो रिच न्यूट्रिएंट्स वाली लेयर उतर गई। अब हमें तो न्यूट्रिएंट्स वाली लेयर चाहिए ताकि हमने जो सब्ज़ियाँ और फल वगैरह उगाने हैं वो उग सकें। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो सब्ज़ियाँ फल अच्छी तरीके से नहीं उग सकेंगी सॉइल के अंदर। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से रिसाइकलिंग होती रहती है, जिसकी वजह से हमें फर्टाइल सॉइल मिलती रहती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर देख लें आपने किस तरह करना है। पहले तो सबसे पहले आपने इसका क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे इस तरह से करके जिस तरह मैंने बनाया है। उसके बाद आपने इसके 6 पॉइंट्स बनाने हैं। पहला पॉइंट यहाँ से लेके ह्यूमंस तक है। सेकंड पॉइंट है आपका अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन से लेके बायोलॉजिकल सोर्सेज तक। थर्ड पॉइंट है अ वाइड रेंज से लेके डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। ठीक है, और ये सारे लिखने हैं आपने इसके अंदर। फोर्थ है आपके पास बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल से लेकर इकोसिस्टम तक। फिफ्थ पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है इट प्लेस से लेके वाटर सप्लाई तक, और सिक्स पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है यहाँ तक। इसके मीनिंग्स ऊपर लिख लें और इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।